हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए पटवारी परीक्षा एवं छात्रा अधीक्षक की तैयारी हेतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान के प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम पटवारी या व्यापम के अन्य एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यह जीएस का आपका चौथा सेशन है। इससे पहले 3 क्लास यहाँ पर मैंने अपलोड कर रखा है, तो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो जाकर नीचे लिंक है, देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी अभ्यर्थी पटवारी एवं छात्रा अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको सिलेबस वाइज यहाँ पर पटवारी एवं छात्रा अधीक्षक की क्लास यहाँ पर करवाई जा रही है। साथ ही साथ क्लास स्टार्ट हो चुका है और बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं क्लास से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। एवं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। दोस्तों, यहाँ पर जो मैं संविधान का प्रश्न लेकर आया हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है और टफली क्वेश्चन है। मान के चलिए क्वेश्चन सिंपल नहीं है। जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ यह क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ है, तो इस हिसाब से यहाँ पर मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो ये है पहला ऑप्शन है यहाँ पर 1813 चार्टर का एक्ट है। दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। उसके बाद है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो नीचे यहाँ पर कूट का प्रयोग करते हुए हमको आंसर देना है। तो इनका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका एक का पहला क्वेश्चन का पर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 यहाँ पर 1, 2 और 3 यहाँ पर क्या है, तीनों क्या है, सही हैं। तो जो प्रश्न का लेवल थोड़ा सा ऊपर है, तो आप चलिए देखते चलिए। दूसरा जो प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर विचार आपको करना है। ऐसा क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ क्योंकि व्यापम में जो संविधान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही कठिन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर कूट में यहाँ पर अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर संविधान के। तो यहाँ पर 3 आपका विचार दिया है। तो सबसे पहला विचार है, इनसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा है, इसने कंपनी का अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया और भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है हमको बताना है या आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका 2 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 यहाँ पर सही हैं और ये तीसरा आपका क्या है, गलत है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1 और 2। तो इस तरह यह आपका क्वेश्चन है। आइए जो तीसरा प्रश्न है उसके तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ पर कूट में भी ऑप्शन आपको बताना, 3 विशेषता दी गई है। सबसे पहली विशेषता है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में वैध शासन की व्यवस्था करना। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। और तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो इनमें कूट के आधार पर आंसर देना है। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। केवल 1 और 3 क्या है, यहाँ पर सही है, दूसरा क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया। कौन से व्यवस्था के तहत यह लागू किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा या 1935 के अधिनियम के द्वारा। ए वाला ऑप्शन है 1909 के अधिनियम के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 4 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, 1935 अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैत शासन लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था? तो 5 का जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा इसको क्या किया गया था, चुना गया था। तो अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर 4 कथन दिया गया है, तो इनमें से कौन से सही हैं आपको बतानी है। तो 6वें का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 सही है, चौथा आपका गलत है। तो इन तीनों में जो क्वेश्चन है, जो सेंटेंस है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। तो इस तरह तीनों कथन क्या है, यहाँ पर सही है। जो भी यहाँ पर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, छात्रा अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, या व्यापम के अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी इसका नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम में आने की यहाँ पर संभावना 100% बनेगी। तो आप इसको अच्छे से बाँच करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। अगला है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी.एन. राव या के.एम. मुंशी। तो 7 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बी.एन. राव क्या थे यहाँ पर? संविधान सलाहकार थे बी.एन. राव। और भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनगेल नरसिंह राव को संवैधानिक नियुक्त किया गया था। मतलब इसका फुल नाम क्या है? बेनगेल नरसिंह राव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंट से, तत्कालिक मध्य भारत से या पंजाब से? तो यहाँ पर 8 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बम्बई प्रेसिडेंट से इसका क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। तो 2 कथन दिया गया है। पहला कथन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा कथन है यहाँ पर, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। तो यहाँ पर 9 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आपका 1 और 2 सही हैं, दोनों यहाँ पर क्या है? सही हैं। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू सिलेबस वाइज आपका क्लास यहाँ पर मिलते रहेगा। तो जो भी नए अभ्यर्थी हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको फ़ायदे की चीज़ 100% मिलती रहेगी और वो भी पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च न्यायालय, संविधान है, संसद है या धर्म है? तो 10 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, संविधान क्या है? सबसे सर्वोच्च है। अगला है, भारत में ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है तो किस देश से की है? इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर USA है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है या USSR है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल है तो कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुसूचियाँ हैं? तो यहाँ पर 12 का जो सही आंसर ये हो जाएगा आपका 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ। कुछ अनुच्छेद यहाँ पर बढ़ चुके हैं, लेकिन जो वास्तव जो लिया जाता है, अथेंटिक लिया जाता है 395 ही लिया जाता है, कहीं कहीं पर 444 भी मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये है तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 22 अनुसूचियाँ हैं। अगला है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 117 है, अनुच्छेद 266 है, अनुच्छेद 306 या अनुच्छेद 307? तो 13 का यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 117 में यह प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, पहली यहाँ पर अनुसूचियाँ। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू है, लाल बहादुर है, इंदिरा गांधी है, मोरारजी देसाई है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के समय में यहाँ पर संविधान के 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय तत्व है, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची है, सप्तम अनुसूची? और इसको आपको कूट में इसका आंसर देना है। तो नीचे कूट दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपका 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर सभी क्या है? सही है। अगला है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती या अवशिष्ट? तो पंचायती राज किस में यहाँ पर सम्मिलित है? तो 17 का सही आंसर बी हो जाएगा, पंचायती राज राज्य सूची में यहाँ पर सम्मिलित है। तो इस तरह यह आपके क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी मैं यहाँ पर प्रश्न लेकर आता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। आप अच्छे से तैयारी करिए, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं। कुछ भी आपको डाउट्स है तो नीचे कमेंट्स करिए, उसका मैं रिप्लाई 100% देता हूँ। हर किसी का रिप्लाई यहाँ देने की कोशिश करता हूँ। सबका यहाँ पर प्रॉब्लम रहता है तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन मिले, तो इसलिए यहाँ पर मैं 100% सबको रिप्लाई देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो तीसरी है, 5वीं है, 9वीं है या 12वीं? तो 18 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 5वीं अनुसूची के तहत यहाँ पर
अकृत एवं शून्य घोषित की जाती है। अगला है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देश्य क्या है, मूल अधिकार है, राज्य के नीतिदेशक तत्व है या मूल कर्तव्य है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। उद्देश्य में यहाँ पर दिया गया है, मतलब प्रतिबिंब होता है, और यहाँ पर यह संविधान को प्रदर्शित करता है, और संविधान की प्रस्तावना ने देश की नीति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। और 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पर संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव हुआ था। कब? आपका 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पर क्या हुआ था? पास हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो सही हमको उत्तर यहाँ पर चुनना है। तो 4 यहाँ पर सेंटेंस दिया है। पंडित नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव उद्देशिका बना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो 20 का यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। 1 2 4 आपका 1 2 4 क्या है? सही है। 3 आपका यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है 21वां नंबर, भारतीय संविधान की कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है या आत्मा कहा जाता है? तो मूल अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उद्देशिका है, संविधान उपचारों का अधिकार है। तो किसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उद्देशिका। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो 22 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के उत्तरदायी है, इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 4 कथन हैं। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, और भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो उपरोक्त कथन में कौन सा सही है हमको बतानी है। तो 23 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सभी कथन यहाँ पर क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का एक उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। तो 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। तो इसका क्या है? सही आंसर 24 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का भाव, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, स्वयं को पूर्ण विकसित करने का अवसर। तो 25 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर होगा। अगला है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो भारत है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? दोहरे नागरिकता है, जिसे पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप है। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर यह संविधान में उल्लेखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, चौथा यह व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक होता है, और पाँचवा संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 1 4 और 5, 1 4 और 5 सही है, बाकी दोनों क्या है? आपके गलत है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15। तो 28 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सही आंसर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में यहाँ पर कानून का समान संरक्षण प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है? तो मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध है, अस्पृश्यता का उन्मूलन है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चे के नियोजन का निषेध है। तो 29 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। केवल 1 और 4 क्या है? यहाँ पर सही है, 1 और 4। अगला प्रश्न है 30 नंबर, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य है तो किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए में विशेष रूप से क्या है? उपबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो 31 है, तो 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 1 आपका 4 और 5, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 4 और यहाँ पर 5। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है?
तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला यहाँ पर प्रश्न है जो 33 नंबर, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों का हकदार होगा। तो यहाँ पर 3 हकदार दिया है। तो वह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकेगा। भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत करेगा। यह समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो इसका 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आपका 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो 35 पे यहाँ का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर भारत के संविधान के लिए देश का शासन का आधारभूत है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति का उल्लेख कहाँ पर है। तो यहाँ पर ए है संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्य में, 9वीं अनुसूची में। तो यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख हुआ है। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो यहाँ पर 4 भिन्नता दी गई है। तो 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निर्देश सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार क्या है, यहाँ पर प्रवर्तनीय है। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं। तो 38 का यहाँ पर भाग 2 है, भाग 3, भाग 4 या भाग यहाँ पर 4 का है। तो 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। भाग 4 का में इसका क्या है, मूल कर्तव्य का उल्लेख दिया गया है। अगला 39 नंबर, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या सही है। कूट में ऑप्शन है। तो यहाँ पर मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा है, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक अनुदशा में खोज की भावना एवं व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों में उत्कृष्टता। तो 39 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि 1, 3 और 4 आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है। तो संविधान की उद्देशिका में है, राज्य के नीति तत्व में है, मूल अधिकार में है, मूल कर्तव्य। 40 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मूल कर्तव्य में इसका क्या है, उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी हो, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, इसलिए वह निर्वाचन नहीं कर सकता। अगला है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है। लोकसभा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार यहाँ पर राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से यहाँ पर 5 वर्ष की अवधि तक क्या रहेगा, पद धारण करता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं राज्यसभा, चुनाव एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश या मंत्रिपरिषद। 43 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। मंत्रिपरिषद भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को यहाँ पर भंग किया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद यहाँ पर 85(2) के तहत आपका राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह हिंदू कोड बिल है, पेप्सी विनियोग विधेयक है, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक है, दहेज प्रतिषेध विधेयक। 44 को यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिसमें एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। कौन सा राष्ट्रपति था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, वी गिरी है, ज्ञानी जेल सिंह या APJ अब्दुल कलाम है। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ज्ञानी जेल सिंह ने यहाँ पर जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। अगला है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है। तो संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्र आवासन करना, संसद की बैठक स्थगित करना या अध्यादेश जारी करना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर कूट में बताना है 46।
तो 96 का करेक्ट आंसर अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। अगला, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। तो 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। केवल 1 और 3 का यहाँ पर क्या किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर कूट में ऑप्शन है, तो 48 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। आपका 6 और 7, यहाँ पर 6 और 7 मतलब रोक और निरंतरता, ये दोनों शामिल नहीं हैं। 49वां नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को यह करते हुए कि वह निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाएगा? तो यहाँ पर संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, संघ लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो 49 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 1, 3 और 4 को यहाँ पर रखवाएगा, 2 आपका यहाँ पर गलत है। तो इस तरह ये आपके प्रश्न रहे दोस्तों। ये आपके संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 49 प्रश्न, जो कि थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का डिमांड था कि सर थोड़ा सा लेवल बढ़ा के बताइए, तो इसलिए इस तरह के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आपको निरंतर मिलते रहेंगे। तो व्यापम में भी संविधान से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कर रख लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।